हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। दिस इज़ मनेंद्र एंड आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स और कोशिश करेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ने का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स क्या है फ्रेंड? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स का पार्ट है और मैकेनिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मोशन of particle. Study of motion of particle. So we can say that mechanics is the branch of physics that deals with the study of motion of particle. तो इसको सबसे पहले कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, यानी सबसे पहले तो हम क्या बात किए कि मैकेनिक्स के बारे में बात किए। हम मैकेनिक्स यानी हमने बोला है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। यानी इसमें क्या है मेन, अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स का दो पार्ट है, एक है आपका काइनेमेटिक्स और सेकेंड है आपका डायनेमिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट considering its cause of motion. Without considering its cause of motion. What is dynamics? Dynamics means a study of motion of particle with cause of इट्स मोशन। कॉज ऑफ इट्स मोशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है और काइनेमेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें हम मोशन के कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते, लेकिन वहीं डायनेमिक्स के अंदर जो है हम कॉज ऑफ मोशन का स्टडी करते हैं। जनरली जो गैलीलियो हैं वो काइनेमेटिक्स के फादर कहे जाते हैं और डायनेमिक्स का जो फादर है उन्हें न्यूटन्स को कहा जाता है। अब हम जो मेन डिस्कशन करने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स पर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे आप कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो मेन टर्म है। एक तो आप हमेशा
पार्टिकल के बारे में सुन रहे हैं, व्हाट इज पार्टिकल। इसके बाद सेकेंड जो टर्म है वो टाइम है, और थर्ड टर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तीन टर्म ऐसे हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तीन टर्म के बारे में, पार्टिकल, टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये तीनों ही टर्म के बिना हम काइनेमेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल्स किसको बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहले समझें कि व्हाट इज पार्टिकल। तो फ्रेंड, पार्टिकल का मतलब ये होता है, फिजिक्स में हम एक रिलेटिव टर्म हमेशा पढ़ते हैं, और रिलेटिव में का मतलब ये है कि हम चीज़ों को, एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यानी एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिकल से बोला जा रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल्स बोल सकते हैं, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म होगा। जैसे पार्टिकल यहाँ पर किसको बोलेंगे, पार्टिकल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसका लेंथ, वो डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है उसके कंपेयर में अगर बहुत छोटा है उस ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल। जैसे इसको डेफिनेशन कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स very large distance with respect to its length, then the object is considered एज पार्टिकल। उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, अपने लेंथ के कंपेयर में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे पार्टिकल। ठीक है ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या समझा कि पार्टिकल क्या होता है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल बोल सकते हैं। जैसे कार, अगर कार की लेंथ कितनी होगी, सपोज कोई भी एक आप उसका लेंथ ले सकते हैं, और उस लेंथ के कंपेयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ही छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कार भी एक पार्टिकल होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें समझना होगा। फ्रेंड, जो पार्टिकल है, जनरली हम फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट। डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे आप कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ लेंथ मान लेते हैं x है, इसमें एक आप छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर लेते हैं dx, तो जो dx है इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसको हम पार्टिकल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम का क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। अब आप देखेंगे टाइम, तो टाइम जो है, आपको पता है कि टाइम एक ऐसा टर्म है जिसके बिना हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर अगर हम टाइम की बात ना करें तो हर एक चीज़ जो है अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो टाइम एक ऐसा टर्म है जो हर एक मोमेंट पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिक्स के अंदर टाइम का क्या कंसेप्ट है, तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा बेसिक बातें हैं कि जैसे सपोज करें कि एक ऑब्जर्वर है और यहाँ से कोई पार्टिकल को ये ऑब्जर्व करता है, ये कोई पार्टिकल है, ये टाइम कहीं भी टाइम पर अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये टाइम फिजिक्स के अंदर 0 माना जाता है। दैट मीन्स सॉरी, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है फिजिक्स के अंदर वो 0 माना जाता है और उसके बाद वाले टाइम को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इसके पहले जो पास्ट वाले टाइम है वो निगेटिव कंसीडर होता है। ये पास्ट का टाइम है और इसका हम कंसीडरेशन नहीं करते हैं सॉरी। तो आप ये समझ रहे होंगे कि फिजिक्स के अंदर जब भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है तो टाइम 0 होता है और उसके बाद वाला टाइम हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और ये इसके पास्ट का जो टाइम होता है वो निगेटिव हम कंसीडर करते हैं सॉरी। तो ये टाइम का कंसेप्ट था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक आप कह सकते हैं एक पॉइंट हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी चीज़ को फिजिक्स में डिफाइन कर पाते हैं। यानी स्पेस में कोई भी पॉइंट कहाँ पर है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है। यानी कि इसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज अ पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम that helps to define the properties of motion। मतलब मोशन के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके हेल्प से ही हम सारे मोशन के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं और ये प्रॉपर्टीज क्या है हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब कि स्पेस में आप ऐसे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कंसीडर कर सकते हैं, x y z। ये अब इसके ही रिस्पेक्ट में हम सारे बातें डिफाइन करेंगे। कोई पार्टिकल का स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो जनरली ऑब्जर्वर के साथ अटैच होता है। आप कह सकते हैं कि इट इज अटैच्ड विद ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब फ्रेंड इसके बारे में समझेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मेनली 2 टाइप का होता है। तो सबसे पहले आप समझें कि 2 टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन कौन से हैं। तो आप देखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेनली जो है 2 टाइप का होता है। और कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूं। पहले समझते हैं कौन कौन से हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकेंड होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने कैसे कैटेगराइज कर दिया इसको, तो हमने कैटेगराइज किया कि जो मोशन है वो 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है
नॉन एक्सिलरेटेड मोशन और दूसरा होता है एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड और नॉन एक्सिलरेटेड का मीनिंग क्या है? यानी कि जिस पार्टिकल में जो उसका स्पीड है या जो उसकी वेलोसिटी है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? एक्सिलरेटेड। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसका बोलेंगे नॉन एक्सिलरेटेड। यानी कि इनर्शियल फ्रेम को अगर हम ऐसे समझें तो ये इसको आप बोल सकते हैं कि नॉन एक्सिलरेटेड मोशन होता है, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन होता है। मान लीजिए अभी आपको समझ नहीं होगा एक्सिलरेटेड नॉन एक्सिलरेटेड, तो आप अभी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक्सिलेशन का मतलब समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। लेकिन अभी समझिए कि स्पीड जिसका चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉन एक्सिलरेटेड और ये हो जाएगा एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो हम बोल सकते हैं का फ्रेम ऑफ रेफरेंस which has acceleration is called non-inertial frame of reference, and a frame or reference without acceleration is called inertial frame of reference. That means आप कह सकते हैं कि inertial frame of reference क्या है? जिसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है, और नॉन इनर्शियल क्या होता है? जिसमें एक्सीलरेशन होता है। यानी एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल एंड नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मीन्स आप कह सकते हैं एक्सिलरेटिंग नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहां पर क्या बोल सकते हैं? एक्सिलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गया बेसिक, लेकिन इसको और भी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? कि जिस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होता है उसको हम नॉन इनर्शियल बोलते हैं, और जिसमें न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता उसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं। यानी ये क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल। तो क्या होगा? यहाँ पर न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा। हम ये इसको डायनेमिक्स के अंदर जो है डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझें कि न्यूटन्स लॉ जहाँ पर अप्लीकेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहाँ पर यहाँ पर न्यूटन्स लॉज क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉज यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। अब आप समझें कि और क्या किस किस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट अप्लीकेबल इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बातें समझ पाए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। मैं फ्रेंड एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक तरह का क्या होता है? पॉइंट होता है, और एक इमेजिनरी 3D एक्सिस होता है जो कि ऑब्जर्वर से अटैच होता है, और उसके रिस्पेक्ट में ही प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रेम जो है दो तरह का है, एक है इनर्शियल, दूसरा है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में आपको क्या समझना है कि इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, मतलब कि एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या है? जीरो है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, तो यानी कि जो नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा, और जो एक्सीलरेटिंग फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। तो मैं वही बेसिक यहाँ पर लिख दिया हूँ कि नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम एंड एक्सीलरेटिंग फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरी बात मैंने समझाया कि जिसमें न्यूटन्स का लॉ अप्लीकेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल, और जिसमें न्यूटन्स लॉ जो अप्लीकेबल नहीं होता है वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कितनी बातें आप
समझ पाए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का, तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर अब आते हैं जो इस मोशन के प्रॉपर्टी होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अब कि मोशन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, मतलब एक मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है 7 इसके करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं, वो है रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके बाद इसमें बात करेंगे आप वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और कितने हो गए वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी के बाद आप इसमें पढ़ेंगे स्पीड, और 7 जो प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी इसका एक्सीलरेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 प्रॉपर्टी है, और इस 7 प्रॉपर्टी को हम इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हम इसमें, तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन है वो 7 है, और इसको इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि 1 बाय 1 करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है रेस्ट। तो रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट। अब फ्रेंड अभी बताया कि हमने 3 बातें पढ़ी, 3 चीजें क्या थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम, और हमने पढ़ा था कि पार्टिकल क्या है। तो इसके बेसिस पर ही जो है चीज़ें जो है वो डिफाइंड होती हैं। तो अब सबसे पहले समझें कि रेस्ट के कंडीशन क्या होता है। सबसे हम फ्रेम लेते हैं पहले, और ये फ्रेम है एक्स वाई जेड। आप समझे कि एक यहाँ पर पार्टिकल है और इसे कुछ पोजीशन t=0 टाइम पर यहाँ पर है। टाइम फ्रेंड चेंज होते जा रहा है, मतलब टाइम t=t हो गया, लेकिन ये पार्टिकल यहीं का यहीं है, इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज़ को कि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो हम बोले, ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ये जो पार्टिकल है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। यानी क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज रेस्ट। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल does not change its position with respect to frame of reference with the time, then it is said to be in स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कि अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ अगर चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको रेस्ट की अवस्था में कहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा, जो कि मैंने आपको ये फिगर से समझाने की कोशिश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज रेस्ट, मतलब कोई पार्टिकल
कोई फ्रेम है, फ्रेम मतलब क्या है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद यहीं पर हम डिफाइन कर देते हैं मोशन। बहुत बेसिक टर्म है, इसलिए इस पर बहुत डेप्थ में कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड मोशन क्या है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल जो t इक्वल टू 0 टाइम है ये है, और t इक्वल टू t टाइम पर कुछ यहाँ दिखेगा, तो इसका पोजीशन फ्रेंड यह कुछ r2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी r1 हो जाएगा। तो ये इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि पार्टिकल इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन के स्टेट में। यानी कुछ हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल changes its position with respect to frame of reference with the time, then it is said to be in a state of motion. Then it is said to be in a state of motion. तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप समझ पाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखेंगे आगे। तो फ्रेंड अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम आगे डिस्कशन भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फ्रेंड मैं पहले बेसिक जो आपका जो टर्म है काइनेमेटिक्स के अंदर उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके साथ में, जिससे कि हम अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ, जो नीट और जेई दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेंड आप समझें, यहाँ पर मैं एक फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ले रहा हूँ, जिसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। तब समझें कि ये ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, और कुछ t इक्वल टू t टाइम पर इसका पोजीशन यहाँ आ जाता है। ये मान लेते हैं पोजीशन A और ये B, तो ये कुछ इसके रिस्पेक्ट में ऐसे होगा। फ्रेंड इसमें मैं थोड़ा सा क्योंकि वेक्टर जैसा ये चीज़ें यूज करूँगा, तो इसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद मैं वेक्टर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तब समझे कि यहाँ पर जो है ये पोजीशन जो है R1 है और ये पोजीशन R2 है। अब ये समझेंगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक कहलाएगा, ये जिसको हम डेल्टा एस बोल देते हैं। अब वेक्टर पढ़ेंगे तो ये R1 हो गया वेक्टर, ये R2 वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि पार्टिकल एक पोजीशन के से दूसरे पोजीशन जो चेंज किया है, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बोल सकते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ between टू पॉइंट्स और प्लेसेस। आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी जैसे कि आप ऐसे समझे कि पॉइंट A और ये पॉइंट B है, वहाँ पे इसको हम समझाने का मैंने यही कोशिश किया है। ये पार्टिकल हो सकता है ऐसे चला जाए, हो सकता है ये ऐसे पास कर ले, लेकिन जो
शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। और जो एक्चुअल पाथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि मेरे से अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो डिस्टेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रेंड। तो ये पाथ 1, 2 और 3। तो पाथ जो 2 है वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ 1 और जो 4 है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। सो कह सकते हैं इसके, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस। मतलब 2 पॉइंट और प्लेसेस के बीच में जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हो सकता है कि पार्टिकल जो यहाँ से हमने पोजीशन लिया है वो हो सकता है कि ऐसे चले जाए या ऐसे चले जाए। तो फ्रेंड जो ये जो पाथ है ये दोनों, ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो एक बेसिक डिफरेंस भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, तो आप समझने की कोशिश करेंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप समझें कि मैं थोड़ा आपको दोनों का डिफरेंसेस में कुछ टेबल बना कर से दिखाता हूं। जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। तो आप समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहला ऐसे समझें कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ है तो होता है। और ये क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होता है। ये एक्चुअल लेंथ बिटवीन, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोले हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस, ये बोलेंगे आप। सेकेंड आप समझें जो डिफरेंस ये है, सो दोनों में डिफरेंस ये है, एक ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप जानते होंगे कि वेक्टर का मतलब क्या है। मैं यहाँ बेसिक लिख देता हूँ कि वेक्टर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर वेक्टर है फ्रेंड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा। और यहाँ पर जो है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होगा। इसमें सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इट मे बी
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीनों पॉसिबल है। क्योंकि आप समझे, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो ये यहाँ से अगर आप इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, अगर ये इधर चले जाते हैं, लेफ्ट में चले जाते हैं तो निगेटिव, और फिर से घूम के वापस यहीं आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। राउंड ट्रिप में जीरो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर समझे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप घूम के कहीं भी चले आओ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब और भी बातें समझे कि जो चीज़ पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो हो सकता है, इसका मतलब वो टाइम के साथ इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ये टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज और जीरो विद इंक्रीज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम, बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी एस है, वो इंक्रीज भी कर सकता है टाइम के साथ और डिक्रीज भी कर सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये हमेशा क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा टाइम के साथ। मतलब टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बातें जो हैं समझ आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट लेंथ है दो पॉइंट के बीच में, जबकि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ये क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्शन जुड़ा है तो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो की बातें किए जा रहे हैं इसमें। इसके साथ डायरेक्शन नहीं जुड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और जिसके साथ पॉजिटिव निगेटिव की बात है वो हमेशा हो सकता है कि वो इंक्रीज भी कर सके, डिक्रीज भी कर सके और जीरो भी हो जाए। और ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा टाइम के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड थोड़ा सा इस पर और बातें कर लेते हैं। एक तो बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दोनों के बीच में रिलेशन कुछ देखें, जो कॉमन पॉइंट्स हैं कुछ, तो रिलेशन जो है कि जो है आप ध्यान से समझेंगे कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर यहाँ से अगर कोई पार्टिकल जा रहा है तब समझेंगे कि ये टाइम जीरो पर इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर ऐसे जा रहा है तो फ्रेंड इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। और मान लीजिए यहाँ से टर्न करता है और वापस इससे आता है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर मान लीजिए ये टाइम t1 है और ये टाइम t इक्वल टू t2 है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आकर अगेन जीरो हो जाता है। अगर ये इस साइड जा रहा है तो आप बोलेंगे कि जो t इक्वल टू t3 टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव हो जा रहा है टाइम के साथ। तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ जाए तो पूरे के पूरे डिस्टेंस होंगे। यानी क्या आप ऐसे समझें कि जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? अगर ये पार्टिकल वापस नहीं आता तो जो डिस्टेंस होता है वो इतना होता और डिस्प्लेसमेंट भी यही होता, तो यहाँ पर इक्वल हो जाता। लेकिन अगर रिटर्न आने लगता तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जर्वर और जो पॉइंट्स है उसके बीच का मिनिमम लेंथ है।
इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा। तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो उससे क्या होगा, बराबर हो सकता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। तो बेसिक कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि डी अपॉन एस क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी अपॉन एस इज ग्रेटर देन 1। आप इसको से डिवाइड करके देखेंगे, गलत हो रहा है कुछ, हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है। आप देखेंगे डी अपॉन एस ग्रेटर देन 1, ये पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है एस अपॉन डी लेस देन 1, आप यहाँ से कर लेंगे, बेसिक है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। फ्रेंड थोड़ा बहुत बेसिक बातें बताते हैं कि इसकी यूनिट तो आपको पता ही होगा कि यूनिट क्या होता है। यूनिट किसका यूनिट का बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस के लिए भी यूनिट जो है फ्रेंड हम यूज करते हैं मीटर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज करते हैं हम मीटर। और डायमेंशन का बात कर लें बेसिक, तो डायमेंशन इसका क्या हो जाता है, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 और l1 और t0, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि इसका l होता है। ठीक है, इतनी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा हम इस पर न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखें कि न्यूमेरिकल्स क्या पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड क्योंकि अभी हम बहुत ही बेसिक टर्म पढ़े हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स होता है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी पर आता है, इसलिए हम कुछ जो इससे रिलेटेड है उसको बताऊंगा। जब हम और प्रॉपर्टी पढ़ जाएंगे तो हम जो भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ आपके लिए, जिसको आप ध्यान समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन a straight path and its position changes with the time as r या s कुछ भी मान सकते हैं, इक्वल टू t² माइनस 3t प्लस 5 मीटर। मान लीजिए ये पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन को आर ही मान लेते हैं आप कुछ देर के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट of particle in time interval of 3 सेकेंड। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल्स, कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ एंड इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम एज, ये एक रिलेशन गिवन है पोजीशन और टाइम के बीच में। और आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन बताइए टाइम 2 सेकेंड पर, और आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताना है टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड का फ्रेंड मतलब होता है 0 से 3 सेकेंड, जब भी ऐसा लिखे तो। अब सबसे पहले आप समझें कि मेरे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है। हम सबसे पहले कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो r इक्वल टू t² माइनस 3t प्लस 5, ये एक रिलेशन है फ्रेंड पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि पार्टिकल किसी भी टाइम पर किस पोजीशन पर होगा, ये रिलेशन डिफाइन कर सकता है।
कि जीरो टाइम पर पार्टिकल कहाँ दिखेगा। मतलब अगर मान लो कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है और कोई इसी पार्टिकल को देख रहा है ऐसे, तो t0 पर इसका पोजीशन क्या है, इस रिलेशन से ये ऑब्जर्वर डिफाइन कर सकता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आर टी इक्वल टू 0 डालूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसका आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 5, मतलब कि 5 मीटर आएगा। आप यहाँ जा टी का 0 करेंगे, यहाँ भी 0 डालेंगे और ये क्या बचेगा 5, कांस्टेंट है ये। तो जब टाइम 0 हो रहा था तो पार्टिकल जो है ऑलरेडी ऑब्जर्वर से 5 मीटर पर था। हमारे से कितना पूछा जा रहा है, 2 सेकेंड पर कहाँ होगा। तो फ्रेंड हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह पर 2 सेकेंड रिप्लेस कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5, तो ये 3 मीटर आएगा। 3 मीटर यानी पार्टिकल जो है 3 मीटर पर ये बता रहा है। इसका मतलब पार्टिकल रिटर्न आकर के कहीं इधर आ जाएगा, किसी टाइम पर रिटर्न आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से चलेगा, रिटर्न आएगा और यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से 3 मीटर पर। टाइम जो 2 सेकेंड है यहाँ पर हाँ 2 सेकेंड पर ये 3 मीटर पर यहाँ दिखेगा। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्या करना है, सिंपल कि आपको इस एक्सप्रेशन में 3, ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है r इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, इसमें 2 सेकेंड रिप्लेस करते हैं तो 3 मीटर पर आ जाएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को बताना है कितने में, 3 सेकेंड में, इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। तो क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप समझे यहाँ पर कि इंटरवल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है, तो हमें एक बार 0 सेकेंड पर जो पोजीशन क्या था उसका और 3 सेकेंड पर क्या था उसके बीच का डिफरेंस जो ले लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट का आप ध्यान रखें कि हमेशा ये R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1 होगा। यानी R2 क्या है, व्हाट इज R2? R2 इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। यानी सबसे पहले हम RT इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से 3 सेकेंड है तो ये R1 कहलाएगा, तो R1 हो जाएगा T0 पर, और 0 इसमें मैंने इस एक्सप्रेशन में मैंने रिप्लेस किया था, कितना आया था 5। R2 क्या है, R2 है आपका RT इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि 2 है, सॉरी 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, अब इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5, तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 9 माइनस 9 प्लस 5, तो कट के ये 5 ही आ रहा है। यानी कि पार्टिकल R2 पर, मतलब कि R2 जो पोजीशन है वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कहाँ आ जाएगा, आप देख रहे हैं कि 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस बोल सकते हैं इसको। डेल्टा एस जो होगा वो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, दैट मीन्स 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रेंड कि जो पार्टिकल है ऑब्जर्वर यहाँ पर था, तो ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट, इसको देखा था कि ये 5 मीटर पर इसके पास जो है था पहले से, और ये वापस गया और फिर से वापस यहीं पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ था पहला पोजीशन इसका और वापस यहीं पर आ गया, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि जो सेकंड जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले न्यूमेरिकल्स आपको देखें। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे देता है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल
changes with time as s equal to 2t square minus 10t plus 20 meter. Find maximum displacement of particle. तो ये बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको कैसे समझेंगे, इस न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर जो है आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का बात होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन डिफाइंड है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई टाइम गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका ग्राफिकल कंसेप्ट भी होता है और इसको हम मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज करके बता दूँ। जैसे मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, जैसे मान लें आपके पास कोई एक्सप्रेशन है s इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20। आप समझे कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला होता है। तो पैराबोला का आप देखेंगे या तो अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड ओपन होगा या तो अपवर्ड ओपन होगा। जब भी वो डाउनवर्ड ओपन होगा तो मैक्सिमा डिफाइंड होगा और जब भी अपवर्ड ओपन होगा तो वो मिनिमा डिफाइंड होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, क्योंकि माइनस रहेगा तभी आप मैक्सिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, तो क्या करेंगे, जब भी आप समझे कि जो टी स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ पर टी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, इसको ए बोलते हैं -2 है, बी जो है इसका -10 है और सी जो है ये 20 है। तो आप समझेंगे कि जब भी ए माइनस होता है, ए निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपन होता है और इस केस में मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा। और जब भी ए ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में मिनिमा डिफाइंड होता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मैथमेटिक्स से पढ़ाएंगे, बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। तो आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा का बात किया जा रहा है। तो ग्राफ से मैं ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। तो आप समझें कि जब भी ऐसा गिवन हो तो मैक्सिमम मिनिमम में होता क्या है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके टाइम निकालेंगे जिस टाइम पर ये मैक्सिमाइज होगा और उस टाइम को इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। जैसे आप ऐसे समझे कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt, ये डिफरेंशिएशन है जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसका भी लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप देखें तो ds/dt, तो d/dt ऑफ s कितना है, -2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -4। देखो ऐसे करते हैं, मैं बता देता हूँ एक बार कि -2 को बाहर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर कोफिशिएंट का होता है 2t हो जाता है, -10 बाहर, t का 1 और कांस्टेंट का 0 होता है। तब देखेंगे ये आ रहा है -40 -10। तो एक्सप्रेशन हमें गलत लग रहा है, यहाँ पर आप प्लस कर लेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पर टाइम ऐसे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर लेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया था, ज़्यादा इसमें मैंने कुछ सोचा नहीं था, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो आपको मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -40 + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर -40 + 10 को हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप होता है कि पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने, फिर जो है हम क्या करते हैं कि ds/dt को 0 कर देते हैं। ds/dt को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि -40 + 10 = 0। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/4, दैट मीन्स कितना, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि ये 5/2 सेकेंड का मतलब है इसका। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका, तो
तो आप इसमें 5/2 सेकेंड को रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5/2 प्लस कितना 20। फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे आप तो -2 इंटू ये हो जाएगा 25/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 20, तो ये आपका आएगा -50/4 प्लस 25 प्लस 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा कितना 45, तो -50 अब प्लस ये हो जाएगा 45 और 45 इंटू 4 अपॉन में 4। फ्रेंड ये आएगा कितना 180 माइनस 50 तो हो जाएगा 130/4, यानी कि ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 65/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 32.5 मीटर के आसपास ही आएगा, 32.5 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कंप्लीट जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या बताया इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने समझाया कि आपको जब भी मैक्सिमा मिनिमा का बात करता है तो आप पहले उस एक्सप्रेशन का क्या करें, उस एक्सप्रेशन का आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो सिक्वेट करके टाइम निकालेंगे, जो टाइम आएगा वो मेन एक्सप्रेशन में आप इसको डिस्प्लेस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फ्रेंड जो है एक न्यूमेरिकल, दूसरे के जो न्यूमेरिकल्स है इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स में कराएंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवाइज करें एक बार, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल किस तरह से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।